अच्छा, नेक्स्ट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका ये जो हमारे पास कपलिंग कंप्लीट हमने पढ़ ली है, कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ लिया है। अब इसके हम जरा कपलिंग की बात करने लगे हैं। अच्छा, ये बात मेरी जरा गौर से सुनना, कपलिंग की बात। इसमें होता क्या है, देखो ये आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इधर समझ लो आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है चारों, ठीक है, यहाँ पे आपका 5वां कॉम्प्लेक्स है पड़ा हुआ बड़ा सारा, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर इलेक्ट्रॉन स्पीड के साथ यहाँ से इनके अक्रॉस मूव कर जाते हैं और हाइड्रोजन आयन जो 10 आने हैं बाहर, वो जल्दी से आ जाते हैं बाहर, तो उतनी ही जल्दी एटीपेज उसको यूज करके 3 एटीपी बना देगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस एटीपेज की एक्टिविटी डिपेंडेंट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे, ठीक है। दोनों साइड बाय साइड चल रहे होते हैं, इनकी आपस में एक कपलिंग होती है। वो कपलिंग क्या होती है कि जितनी स्पीड इस रिएक्शन की ज्यादा होगी, उसी के रिएक्शन में क्या होगा, एटीपी की सिंथेसिस उतनी तेज हो जाएगी, ठीक है। एक दूसरे पे ये मुनहसिर कर रहे हैं, जितनी जल्दी या जितने ज्यादा दफा इलेक्ट्रॉन इस चेन के क्रॉस मूव करेंगे उतने हाइड्रोजन बाहर आएंगे, ठीक है, उतनी दफा ये एटीपी पंप चलेगा, उतनी ही एटीपी बनती जाएगी, ठीक है। अब इनकी कपलिंग का थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, ये इनकी कपलिंग की बात हो गई। नेक्स्ट हम चल रहे हैं इसके इनहिबिटर्स के ऊपर, ठीक है। इनहिबिटर्स पे आ जाए। इनहिबिटर ना आपके 3 तरह के होने हैं इनहिबिटर्स, ठीक है। सबसे पहला इनहिबिटर जो आता है ना, वो आपका इनहिबिटर 1, ठीक है। एक मिनट, ये देखो इनहिबिटर 1 हम बना रहे हैं। इनहिबिटर 1 कौन सा होता है आपका, ओलिगोमाइसिन, ओलिगोमाइसिन। अब ये ना बड़ी गंदी सी चीज है, इसने क्या कर देना है, इसने जो आपकी, मैंने आपको बताया ना, आपका जो कॉम्प्लेक्स 5 है उसकी 2 डोमेन्स है ना, F0 और F1। इसने क्या करना है, जाके F0 डोमेन के साथ लग जाना है, ठीक है। F0 डोमेन के साथ जब ये अटैच हो जाएगा ना, तो हाइड्रोजन का की मूवमेंट जो अंदर वापस जाना होता है वो नहीं होने देगा, ठीक है। अब देखो ये आपकी मेम्ब्रेन है, इसमें आपका कॉम्प्लेक्स पड़ा हुआ है एटीपेज, ठीक है। ये इसका F0 सब यूनिट था ना। अच्छा, अब ये देखो गंदा सा हमारे पास ओलिगोमाइसिन आया है, इसने आके इसके साथ अटैच हो जाना है। अब ये हाइड्रोजन बेचारे जो अंदर जा रहे थे इसके वजह से, वो इधर ही रुक जाएंगे, बाहर ही इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चलती जा रही है चेन, वो हाइड्रोजन इधर इकट्ठे करती जा रही है, लेकिन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन अंदर जाके एटीपी नहीं बना रहे। क्या होगा उसके नतीजे में, एटीपी बन ही नहीं रही, ठीक हो गया। एटीपी नो एटीपी और हाइड्रोजन आयन बाहर इकट्ठे होते जा रहे हैं, क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स 5 काम ही नहीं कर रहा। किसकी वजह से, ओलिगोमाइसिन की वजह से। ये हरकत करनी है आपकी ओलिगोमाइसिन ने। दिस इज ऑल्सो द इनहिबिटर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये आपको SCQ आता होता है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। व्हाट आर द इनहिबिटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, पहला इनहिबिटर कौन सा है, ओलिगोमाइसिन। उसके बाद ये होता है कि नेक्स्ट हमारे पास अनकपलिंग आती है। एक मिनट, नेक्स्ट हम इसको इरेज कर लें। हाँ, अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास इनहिबिटर आता है, वो हमारे पास आता है अनकपलिंग प्रोटीन्स। ये बात जरा गौर से सुनना, इसको थोड़ा सा ना मुश्किल होती है समझने में। ये देखो अब कि ये आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके अंदर आपको एक बात बता दूं कि हाइड्रोजन, ये जो आपके पास ये थे कॉम्प्लेक्सेस, इन्होंने आपके हाइड्रोजन 10 हाइड्रोजन बाहर निकाले थे ना। अब इन्हीं को तो नाजायज फायदा उठा के एटीपेज ने अंदर ले जाके एटीपी बनानी थी, लेकिन यहाँ पे मसला आ गया एक, ठीक है। वो मसला क्या हुआ कि कुछ प्रोटीन्स ऐसी आ गई, गंदी सी प्रोटीन्स, ये देखो ये रही गंदी सी प्रोटीन, ये देखो बुरी सी प्रोटीन आई। इसने क्या किया, ये जो आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन थी ना, इसके अंदर सुराख कर दिए, ये देखो ऐसे ऐसे ऐसे। अब क्या हुआ कि बजाय इसके कि ये वाले 10 हाइड्रोजन जो थे इस एटीपेज के जरिए मूव करके एटीपी बनाते,
वो कहते हैं हमें क्या जरूरत है एटीपेज की तरफ से जाने की, हमें तो वैसे ही रास्ता मिल गया। ठीक है, पहले से ही चैनल बन गए इस मेम्ब्रेन के अंदर, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। हम बजाय उसकी एटीपेज के थ्रू जाने के, बजाय एटीपी बनाने के, हम इनके थ्रू वापस चले जाएंगे। ये चैनल जो बन गए हैं, ये गंदी प्रोटीन ये काम करती है। ठीक है, इन्होंने क्या करना है, चैनल बना देने जिसके थ्रू हाइड्रोजन दोबारा अंदर चले जाएंगे बगैर एटीपी जनरेट किए। अब वो इनसे जो एनर्जी आनी थी उससे तो जनरेट होनी थी एटीपी, अब एटीपी तो जनरेट होगी नहीं, तो वो एनर्जी कहाँ जाएगी? वो एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। ठीक है, हीट की फॉर्म में रिलीज होगी। ठीक हो गया। अच्छा, इस प्रोसेस को कहते हैं, ये जो एनर्जी हमने ट्रैप करनी थी इस एटीपेज के अंदर ताकि एटीपी बन जाए, अब वो एटीपी बन नहीं रही क्योंकि हाइड्रोजन आयंस एटीपेज के जरिए मूव नहीं कर रहे। अब वो एनर्जी क्या करेगी, हीट की फॉर्म में रिलीज होगी। उसको हम कहते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। अच्छा, अब इसका थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो प्रोटीन, ये गंदी प्रोटीन जो हमने बनाई थी, ये देखो, ये वो प्रोटीन थी ना गंदी सी, इसको हम कहते हैं थर्मोजेनिन प्रोटीन। वो पीछे ओलिगोमाइसिन थी ना, ये प्रोटीन क्या है? थर्मोजेनिन प्रोटीन है। अब ये जो थर्मोजेनिन है ना, इसको हम UCP1 भी कहते हैं, UCP1। ठीक है, क्योंकि अनकपल करा रही है ना, अनकपलिंग प्रोटीन है। UCP1 का मतलब क्या है? अनकपलिंग प्रोटीन, क्योंकि इसने कपल तोड़ दिया। कपल क्या था? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कपल था, एटीपी सिंथेसिस थे। इसने उस कपलिंग को तोड़ दिया और एटीपी से एटीपी बनने ही नहीं दी। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये थर्मोजेनिन बेसिकली कहाँ पे होती है? ये हमारी थर्मोजेनिन मोस्टली ब्राउन फैट्स में होती है। किसमें होती है? ब्राउन फैट्स में। ठीक है, पहले ये समझा जाता था कि ये ब्राउन फैट्स जो होते हैं ना, ये सिर्फ इन्फेंट्स में होते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में डिस्कवर हुआ कि बड़ों में भी होती है, एडल्ट्स में भी होते हैं ये, लेकिन कम अमाउंट में। 90% हमारी बॉडी में क्या होता है? वाइट फैट होता है, और ये इन्फेंट्स के अंदर क्या होता है? ब्राउन फैट ज्यादा होता है, बच्चों के अंदर। इसीलिए बच्चों के अंदर, अगर बच्चों को सर्दी वाले इन्वायरमेंट में रखा जाए, ठंड लग जाए बच्चों को जब, ठीक है, उस वक्त क्या होता है, उनके अंदर पहले ही हमें पता है कि ब्राउन फैट पड़ा हुआ है। ठीक है, ब्राउन फैट है, अगर उनको ठंड लग जाए ना, तो ये थर्मोजेनिन एक्टिवेट हो जाती है। जो गंदी सी प्रोटीन थी ये एक्टिवेट हो गई। इसने क्या करना है, इस ब्राउन फैट जो है ना, उसकी जो हीट, उसने जो हीट ट्रैप करनी थी, वो क्या करेगा, उसको, यानी एटीपी जो बनानी थी उसको हीट की फॉर्म में रिलीज करना शुरू कर देगा। ठीक है, जाया करना शुरू कर देगा। मोस्टली किस में हो रहा है? ये इन्फेंट्स में हो रहा है। और एक बात, ये जो आपके ब्राउन फैट्स होते हैं ना, ये एनर्जी एक्सपेंडिचर में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ब्राउन फैट किस में इन्वॉल्व है? एनर्जी जाया करने में, क्योंकि इनके अंदर थर्मोजेनिन एक्टिवेट हो जाती है जैसे सर्दी लगे। ठीक है, एक्सपेंडिचर करने में। अच्छा, लेकिन जो आपके दूसरे वाइट फैट होते हैं, वो क्या करते हैं? वो एनर्जी को स्टोर करते हैं। कौन से? वाइट वाले। ये एनर्जी आई है ना, उसको संभाल संभाल के रखेंगे एटीपी की फॉर्म में। ये अच्छे होते हैं बेचारे। ये 90% हमारे एडल्ट्स में ना यही होती है, वाइट फैट। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ तक हमारी अनकपलिंग प्रोटीन्स का कॉन्सेप्ट होता है पूरा। अब तीसरा आखिरी कपल है, ये बड़ा घटिया किस्म का कपल, ये अनकपलर है। ये हमारी नॉर्मल रूटीन के अंदर भी ये हो सकता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है, क्योंकि हम इसके अंदर जो है ना, ये अनकपलर्स, हम जो है वो कोई सुसाइड अटेम्प्ट वगैरह कोई करता है तो उसके अंदर भी ये जो अनकपलिंग हो सकती है। देखो, अच्छा, अब सुनना, ये हमारे पास हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये उसके सारे ट्रांसपोर्टर, ये जो कॉम्प्लेक्सेस, ये 5वां कॉम्प्लेक्स, इन्होंने हाइड्रोजन आयंस बाहर निकाले। ठीक है, इन्होंने इनको घर से बेघर कर दिया, मैट्रिक्स से बाहर निकाल के बाहर फेंक दिया। अब क्या हुआ, इस एटीपेज ने इस चीज का नाजायज फायदा उठाना था। अब यहाँ पे ना एक हीरो बन के आया हमारा सिंथेटिक अनकपलर्स, जिसको हम कहते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनोल। ठीक है, ये देखो, यहाँ पे आया एक हीरो बन के 2,4-डाइनाइट्रोफिनोल।
इसने क्या करना है, कहता है कि तुम एटीपी के साथ क्यों जाओगे, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के अंदर ले जाऊंगा, क्योंकि इसके पास एबिलिटी है कि ये लिपोफिलिक है और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जा सकता है। ठीक है, वो कहता है तुमने इसके साथ जरूर जाना है एटीपेज के थ्रू, आओ मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। इसने करना है, इस हाइड्रोजन को अपने साथ बाइंड करना है और अंदर लेके उसको रिलीज कर देना है हाइड्रोजन आयन को। ठीक है, बाहर से पकड़ के अंदर लेके जाते जाना है। अब क्या हुआ, लेकिन इसकी स्पीड, जो अनकपलिंग प्रोटीन्स हमने पिछली पढ़ी है ना, उस प्रोसेस की निस्बत इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। अब 80 जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो बेचारा मेहनत कर करके बाहर हाइड्रोजन आयन इकट्ठे कर रहा है ताकि ये एटीपेज यूज करके एटीपी बनाए। लेकिन क्या होता है कि बाहर ये इकट्ठे करता जा रहा है, उतनी ही कंसंट्रेशन में ये आपका 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल ये इन हाइड्रोजन को ले लेके वापस अंदर जाई जा रहा है। ठीक है, इतना बदतमीज है ये। ठीक है, इन्होंने क्या किया, सारी अनकपलिंग स्टार्ट कर दी, एटीपी बनने ही नहीं दी। इस प्रोसेस में भी यही होना है जो पिछले में हुआ कि एनर्जी जो कि ट्रैप होनी थी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, अब एटीपी नहीं होगी जब, और ये हाइड्रोजन अंदर ले जाने से जो एनर्जी रिलीज होगी वो किस फॉर्म में होगी, हीट में होगी। किसने लेके, कौन लेके गया था इनको अंदर, हमारा 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल। इसने इसको पकड़ा, इसका हाथ पकड़ा और इसको ले गया अंदर, और इसकी जो एनर्जी थी इनको अंदर ले जाने की, उसको किस फॉर्म में रिलीज कर दिया, हीट की फॉर्म में। लेकिन ये प्रोसेस आपके सिंथेटिक प्रोटीन्स वाले प्रोसेस से बहुत तेज होता है, बहुत स्पीड में होता है। इसी वजह से क्या होता है, आपकी ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है ना बेचारी, इसको लगता है बाहर हाइड्रोजन टिक ही नहीं रहे। ठीक है, ये बेचारी जो कॉम्प्लेक्सेस है, ये हाइड्रोजन बेचारों को बाहर निकाली जा रहा है, ये अपनी स्पीड में नॉर्मली चल रही है चेन, ये समझ रही है कि ये हाइड्रोजन जो बाहर इकट्ठे हो रहे हैं, मैं तो बेचारी ग्रेडियंट क्रिएट कर रही हूँ ना ताकि अंदर नेगेटिव हो जाए बाहर पॉजिटिव हो जाए। ये तो बेचारा अपनी तरफ से अपना काम कर रहा है, लेकिन इसको क्या पता कि वो एनर्जी यूज नहीं हो रही। वो हाइड्रोजन ये जरा सा ग्रेडियंट क्रिएट करती थी और वो अनकपलर उस ग्रेडियंट को डिसिपेट कर देते थे, ये फिर ग्रेडियंट क्रिएट करने की कोशिश करती, वो फिर डिसिपेट कर देते थे। लेकिन इस पूरे रिएक्शन में ना एटीपी कहीं नहीं बन रही। ठीक है, एटीपी इस काम ही नहीं कर रहा, एटीपी बन नहीं रही, एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाएगी, और इस तरह हमारे सिंथेटिक अनकपलर ये हरकत करते हैं। और ये सिंथेटिक अनकपलर्स और कौन कौन से तरह के हैं या किस तरह हमारी नॉर्मल रूटीन को इफेक्ट कर रहे हैं, वो आप देख लो कि हाई डोजेज में अगर हम एस्प्रिन लेते हैं, डिस्प्रिन की बात कर रही हूँ मैं, एस्प्रिन, ठीक है, एस्प्रिन लेते हो, एस्प्रिन भी सियालिक एसिड ही होती है। ठीक है, या फिर अदर सैलिसाइलेट्स लेते हो, इस टाइप की मेडिसिन, और या लेते हो हाई डोजेज में, बहुत ज्यादा इनकी डोजेज ले ली हैं, तो ये भी अनकपलर के तौर पे ही काम करते हैं। और इसी वजह से होता है कि एस्प्रिन की जब किसी बंदे को टॉक्सिसिटी होती है ना, टॉक्सिसिटी हो गई है, ठीक है, टॉक्सिसिटी हुई है, उसके नतीजे में क्या होता है कि फीवर होता है बंदे को। क्यों होता है कि अनकपलिंग हो जाती है, उस अनकपलिंग की वजह से एनर्जी जो होती है ना वो हीट की फॉर्म में रिलीज हो रही होती है, और उसकी वजह से बंदे को बुखार चढ़ जाता है। ठीक है, ये हमारी सारी कहानी यहाँ पे पूरी हो जाती है। अब बताओ, समझ आई है?